हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। एनसीईआरटी की हमारी लेक्चर सीरीज में आज एक अच्छा दिन है, बड़ा दिन है। 9th क्लास की एनसीईआरटी को हम खत्म कर चुके हैं और अब हम 10th क्लास की एनसीईआरटी की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने मेरे ख्याल से 10 लेक्चर्स लिए एनसीईआरटी की क्लास को, एनसीईआरटी 9th क्लास को खत्म करने में, क्योंकि आइडिया यह है कि धीरे धीरे पढ़ना है। आइडिया यह है कि एक एक शब्द को, एक एक बात को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ना है। ये एक ऐसी सीरीज में बनाना चाहता हूं जिसको मैं एक बार बनाऊं और फिर वो सदा सदा के लिए आपके साथ रहे। आपको कभी भी पढ़ना हो, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना हो, आप इस सीरीज पर वापस आ सकें और आप इस सीरीज को एक बार देख लें तो आप ये एकदम 100% श्योर हो जाएं कि अब एनसीईआरटी कवर हो गई, उसमें कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए मैं किसी प्रकार की कोई ऐसा नहीं कर रहा, कोने नहीं काट रहा, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं। पूरी तरह से उसको विस्तार से पढ़ा रहा हूं ताकि कोई भी डाउट एकदम जरा सा भी आपके दिमाग में ना रह जाए। जहां जो एक्सप्लेन करना होता है वो एक्सप्लेन करते ही हैं। ठीक है, चलिए तो चैप्टर 10 माफ कीजिएगा, क्लास 10 का हमारा पहला चैप्टर शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 10 तारीख से शुरू हो रहा है। तो अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं, इस बार अमृत उपाध्याय सर शुरू कर रहे हैं इसको अपने पॉलिटी के साथ। ये गुरु वाला पोस्टर आ गया, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। ये एक जो विशेष सेल आई थी 5 अगस्त को, उसका पोस्टर है, इसको जाने देते हैं। हाँ, तो भाई एजे लाइव कोड लगा के आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। आपको इसमें रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को 11,000 रुपए का रिवॉर्ड, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो पूरी फीस का रिफंड, और साथ के साथ आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, रहना खाना पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से फ्री। तो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं। और अगर आप अभी बिगिनर हैं, 2026 या 27 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका भी समाधान है। लॉन्ग टर्म बैच हमारे पास है जो अभी अभी शुरू हुआ है, कल से 2-3 दिन इसमें इंट्रो ही होता है, तो अभी कुछ मिस नहीं हुआ है। एजे लाइव कोड लगा के अपने वर्ष के हिसाब से आप इस बैच से भी जुड़ सकते हैं। देर मत कीजिए, यूपीएससी की तैयारी को जितना समय देंगे उतनी बेहतर तैयारी होगी। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, तुरंत इस बैच से जुड़ जाइए जो आपके लिए सही हो। चलिए साहब, अब आते हैं आगे और शुरू करते हैं हमारा जो कक्षा 10 का हमारा पहला चैप्टर है। और कक्षा 10 का हमारा पहला चैप्टर जो है उसका नाम है विकास। तो यार, विकास एक ऐसा शब्द है, विकास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ऐसा तो शायद कोई नहीं होगा इस, मेरे ख्याल से आपकी आयु वर्ग में ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने विकास का नाम ना सुना हो, या फिर जो कि विकास क्या होता है, विकास की अवधारणा क्या होती है, इसको ना जानता हो। इनफैक्ट अगर हम अभी इकोनॉमिक्स छोड़ भी दें तो मैं अगर आपसे यह कहूं कि आप बचपन में स्कूल गए, भाई गए होंगे, नेचुरली आप यहां पढ़ रहे हो मेरे साथ तो स्कूल तो गए ही होंगे। ऐसे बच्चे तो यहां नहीं होंगे जो कभी स्कूल नहीं गए। स्कूल क्यों जाते थे? मतलब स्कूल पढ़ने लिखने जाते थे। पढ़ाई लिखाई का वास्तविक एम क्या है? हर चीज का, आप जो पौष्टिक आहार खाते हो, आप जीवन में व्यायाम करते हो, अच्छी किताबें पढ़ते हो, इस सबका वास्तविक एम क्या है? इस सबका वास्तविक एम विकास है। यह आपको बताया गया होगा कि आप स्कूल जाएंगे तो आपका विकास होगा, आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपका विकास होगा, आप शारीरिक तौर पे व्यायाम करेंगे तो आपका विकास होगा। यानी कि ज्ञान से लेके, धनार्जन से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, कुछ भी हो, हर चीज का अल्टीमेट एम क्या है, आखिरी लक्ष्य क्या है? विकास है। भाई ये बात तो हम जानते हैं। आपने नेताओं को भी सुना होगा, हर नेता क्या बोलता है, करे ना करे, कहता तो यही है कि हमारे को सरकार में लाओ, हम विकास करेंगे। कहता है कि नहीं कहता है? और हर व्यक्ति से कहता है। मुकेश अंबानी से भी कहता है आपका विकास करेंगे, एक सड़क चलते भिखारी से भी कहता है तुम्हारा विकास करेंगे। भाई हर नेता सबसे कहता है विकास करेंगे। बात सही है कि नहीं है? यह बात क्लियर है? तो विकास एक इतना ज्यादा, और कई बार बेटा क्या होता है, जब कोई शब्द बेहद ज्यादा प्रयोग किया जाता है तो हम उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं। तो विकास एक ऐसा शब्द है जो हमारी रोजमर्रा की जीवन में, भले ही वो आर्थिक जीवन हो, भले ही वो सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक विमर्श हो, उसमें वो इतना ज्यादा प्रयोग हुआ है कि इसका मतलब क्या है, इसका लॉजिक क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। जब कोई कहता है कि हम विकास करेंगे तो व्हाट डज ही मीन? भाई वो कहना क्या चाहता है? इस चीज पर हमने विचार करना लगभग छोड़ दिया है। जैसे राजनीतिक विमर्श की अगर मैं बात करूं तो आमतौर पे राजनीतिक विमर्श में हम लोग आमतौर पे, जो एक आम वोटर है हमारे सामाजिक वर्ग के, हमारे दिमाग में विकास का मतलब हो गया है सड़कें बनाना। ऐसा होता है कि नहीं होता? जब भी हम कहते हैं अरे ये तो विकास करेंगे,
विकास मतलब बड़े बड़े हाईवे बना देंगे, ये हमको लगता है, पर क्या यही विकास का मतलब है? और पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ वर्षों से विकास को सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बना, ये ऐसे कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से हमारी शब्दावली में, हमारी भाषा में इसको जो है विकास शब्द को सड़कें बनने से, एयरपोर्ट बनने से, बड़ी बड़ी इमारतें बनने से इस कदर जोड़ दिया गया कि हमारे दिमाग में अब विकास का यही नोशन बैठ गया है कि विकास यही है। ये बात सही है? बात मानते हो कि नहीं मानते आप? तो अब अभी अगर मैं आपसे कहूं कि ये सरकार विकास कर रही है कि नहीं बन रही है, कर रही है, पहला थॉट जो आपके दिमाग में आता है वो आता है कि सड़कें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। कोई जरूरी नहीं है कि विकास का मतलब सड़क से ही हो, विकास के और भी कई मतलब हो सकते हैं। तो बेटा विकास एक ऐसा शब्द है जो पानी जैसा होता है, जो अपना स्वरूप बदल सकता है। आप जिस बर्तन में डालोगे वैसा हो जाएगा। तो आप जिस तरह के से, जिस चीज से विकास को जोड़ने की कोशिश करोगे वो वैसा हो जाएगा। इसके कई मतलब हो सकते हैं। समय के साथ इसका मतलब बदल सकता है, परिस्थिति के साथ इसका मतलब बदल सकता है, व्यक्ति के साथ इसका मतलब बदल सकता है, उम्र के साथ इसका मतलब बदल सकता है, लिंग के साथ इसका मतलब बदल सकता है। तो एक ऐसा अद्भुत एक शब्द है विकास। तब भी हर अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते आपका जो मर्म है, जो कोर है, वो अब भी विकास है। तो आप एक ऐसे शब्द के पीछे भाग रहे हैं जिसका मतलब आपको पता ही नहीं है, और आपको क्या, किसी को भी नहीं पता। हम सबको नहीं पता विकास का क्या मतलब है। तो इस चैप्टर में हम ऐसी कोई कोशिश नहीं करेंगे कि हम विकास का मतलब समझें, ऐसी कोई कोशिश हम नहीं करेंगे, क्योंकि विकास एक इतना ज्यादा विस्तृत विचार है कि अगर उसको समझना शुरू कर दें तो हम उसको बांधना शुरू कर देंगे, उसको सीमित करना शुरू कर देंगे। इस अध्याय में हम कोशिश यह करेंगे कि हम विकास के विस्तार को समझें कि कैसे विकास जो है उसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, कैसे विकास जो है वो अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग समय, अलग अलग कालखंड, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजों को कहा जा सकता है, और क्या इनके बीच में कोई समन्वय संभव है जिससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान ना हो जाए। ये हम बस समझने की कोशिश करेंगे। इतना सा हमारा काम है। थोड़ा सा 10th क्लास में चैप्टर्स थोड़े लंबे हैं 9th क्लास की तुलना में, तो हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा लगे, क्योंकि पढ़ाऊंगा मैं इस बार भी डिटेल में, है ना, स्लोली नहीं, मतलब ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि जल्दी जल्दी करा दूं, वो तरीका ठीक नहीं है। पढ़ाएंगे इस बार भी आराम से। चलिए आपकी किताब देखते हैं क्या कहती है। विकास और प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, और अधिक समानता कैसे हो सकती है। यह काम जो है जटिल है, और इस अध्याय में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो ये चैप्टर कहती है वो ये है कि विकास का जो एक तो आने वाली क्लासेस में आप और डिटेल में पढ़ोगे, और दूसरा विकास का जो प्रश्न है बेटा वो केवल अर्थशास्त्र नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान पर भी निर्भर करता है। यह याद रखिए कि विकास जो एक कॉन्सेप्ट के तौर पे है, कि विकास जो है एक आइडिया के तौर पे, ये सिर्फ एक जो विकास जो है, अगर मैं बात करूं आपसे विकास की, इसको कलर को बदल लेते हैं आज, हाँ जी, तो विकास को अगर मैं एक कॉन्सेप्ट के तौर पे देखना शुरू करूं, हाँ जी, तो एक कॉन्सेप्ट के तौर पे विकास जो है वो केवल राजनीति, मतलब माफ कीजिएगा, वो राजनीति शास्त्र पे निर्भर करता है ना, वो आपके अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है। इन सभी चीजों में अलग अलग परिभाषा, अलग अलग तरीके हो सकते हैं विकास को परिभाषित करने पर। ठीक है, और क्या लिखा था इसमें, इस पर निर्भर कर सकता है। और क्या दिया था आपकी किताब में, राजनीति हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इतिहास पर निर्भर कर सकता है। भाई इन सब चीजों में आपके विकास का एक अलग प्रक्रिया आपको निकल के आ सकती है कि आप कोई भी समाज, उसके समाजशास्त्र पर निर्भर कर सकता है, समाज की स्थिति पर निर्भर कर सकता है कि कोई भी समाज विकास को कैसे परिभाषित करता है। वो केवल अर्थशास्त्र पर निर्भर नहीं है। विकास केवल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, इन सबका कॉन्सेप्ट है। भाई किसी देश का, किसी समाज का इतिहास कैसा रहा है इस पर भी निर्भर करता है कि वो विकास को कैसे देखता है। किसी देश में अलग अलग समाज की स्थितियां कैसी रही हैं उस पर भी निर्भर करता है। किसी देश की राजनीति किस तरह की है उस पर भी निर्भर करता है। तो ये कोई इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक मिला जुला कॉन्सेप्ट है। ये कोई हमारा अपना केवल अर्थशास्त्रियों का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सबका है। हमारा भी इसमें योगदान है। हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का भी इसमें योगदान है। इकोनॉमिक्स से अलग करके आप विकास को नहीं देख सकते। कोई भी व्यक्ति अगर ये कह दे
कि भाई विकास जो है वो अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो गलत कह रहा है। हां, अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि विकास केवल अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट है, तो वो भी गलत कह रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? इन सब में मिला जुला कर ही विकास की एक अवधारणा बनती है, जिसको इस अध्याय में हम समझेंगे। चलिए अब जल्दी से आपके चैप्टर पे वापस चलते हैं, क्योंकि इस टेक्स्ट पे हमको लगे रहना है, इस टेक्स्ट से हमको समझना है। देखिए यहां पर क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। ये मेरे को समझाने की आवश्यकता है क्या? आप अपने परिवार के ही 4 लोगों से पूछकर देख लो कि विकास का क्या मतलब है तुम्हारे लिए। चारों का उत्तर एक जैसा होगा क्या? और जबकि आप लोग तो एक घर में रह रहे हो, आपकी तो सबकी आर्थिक दशा एक जैसी है, बात है कि नहीं? आपके परिवार की इनकम तो कॉमन ही होती है, फैमिली में आप सबकी इनकम कॉमन है भाई, जो घर में पैसा आता है भाई आप सबका है, उससे आप सबका खर्च चलता है। तब भी आपकी विकास की दशा कुछ और होगी, आपकी विकास की सोच कुछ और होगी। आप युवा हैं, आपको लगता है मेरे को ज्यादा आजादी मिले जीवन में, मेरे माता पिता मुझे रात को देर तक रहने दें बाहर। कोई लड़की है, उसको लगेगा मैं ज्यादा सुरक्षित महसूस कर पाऊं, ये विकास है भाई। आपके पिताजी हैं, अगर वो नौकरी करते हैं, उनको लगेगा यार नौकरी में प्रमोशन हो जाए, तो ये है। आपकी माताजी हैं, उनको लगता है कि वो अगर गृहिणी हैं तो उनको लगता है कि यार घर में थोड़ा और अच्छा सामान आ जाए, घर में अगर फ्रिज छोटा है तो बड़ा हो जाए, ये विकास है भाई। समझ रहे हो कि नहीं? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, केवल अलग अलग चीजें हो सकती हैं। एक परिवार के अंदर 4 लोग 4 तरह का विकास सोचते हैं, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये तो मैं एक परिवार की बात कर रहा हूं। यहां पे आपको काम भी देता है कि आप भूमिहीन ग्रामीण मजदूर से पूछिए, पंजाब के किसान से पूछिए, जो केवल बारिश पे डिपेंडेंट है उससे पूछिए, भूस्वामी की एक महिला से पूछिए, बेरोजगार से पूछिए, आदिवासी से पूछिए, विकास का क्या मतलब है। सबके लिए मतलब अलग होगा, ये बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब इस पे तो किसी को आपत्ति नहीं है ना। तो एक जो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि विकास का अर्थ जो है, विकास का अर्थ सबके लिए अलग है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मतलब इसमें तो कोई ऐसा नहीं है ना जो कह रहा है नहीं सर ऐसा नहीं है, सबके लिए विकास का एक ही मतलब है। ऐसा तो कोई विद्यार्थी नहीं होगा भाई, बात सही है। विकास का अर्थ जो है वो ज्यादातर लोगों के लिए आपको अलग मिलेगा, कुछ ना कुछ फर्क आपको देखने को मिलेंगे। अब ये क्या होता है बेटा, किसी भी विषय के लिए बहुत बड़ी चुनौती होता है भाई। आपको अगर विषय पढ़ना है तो आपको कुछ तो कंसोलिडेटेड ज्ञान चाहिए, बात सही है कि नहीं है? अब अगर सबके लिए विकास का अर्थ अलग है तो इसे कैसे पढ़ा जाए भाई? आप हर आदमी के विकास की परिभाषा को तो पढ़ नहीं सकते, 150 करोड़ लोग तो भारत में ही है, तो आप कैसे कैसे पढ़ोगे? तो अभी आगे करेंगे चर्चा उस पर, इस अध्याय में और आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले इसमें जो आपका है आने वाला जो आपके क्लासेस हैं उनमें। कई बार यह भी होता है कि 2 लोगों के विकास की परिभाषा परस्पर विपरीत होती है, ऐसा भी हो सकता है। जो आपका विकास है उससे मुझे नुकसान हो सकता है, मैं वो कतई नहीं चाहता, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो एक कहानी है, मेरे दादाजी मेरे को सुनाया करते थे कहानी, वो बताते थे भाई किस तरह से सबको खुश रखना संभव नहीं है, वो कहानी का मर्म ये है। तो एक कहानी मेरे दादाजी सुनाया करते थे मेरे को जब मैं बच्चा था। वो कहते थे किसान था, किसान की 3 बेटियां थीं। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, बहुत छोटा था मैं तब सुनाते थे, लेकिन कुछ ऐसी कहानी है। किसान था, किसान की 3 बेटियां थीं और किसान ने तीनों बेटियों की अलग अलग जगह पे शादी करी। 3 नहीं, मेरे ख्याल से 2 मान लीजिए, 2 बेटियां थी। चलिए अब तीसरी का क्या एंगल था मुझे याद नहीं आ रहा। 2 बेटियां थी, दोनों की उसने अलग अलग जगह शादी कर दी। तो किसान जो है वो भाई गया अपनी पहली बेटी के घर पे। पहली बेटी की शादी किसान परिवार में हुई थी, उसका पति किसान था। तो भाई वो गया, बोला, पूछा बेटी से कि सब ठीक है, कुशल मंगल है? तो बेटी ने कहा हाँ जी सब कुशल मंगल है, बस हमने फसल बोई है, आप ये दुआ कीजिए कि बारिश हो जाए, बस बढ़िया अच्छी बारिश हो जाएगी तो बहुत फसल होगी, बहुत अच्छा होगा। बारिश अच्छी नहीं हुई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, किसान ने कहा ठीक है बेटा, मैं दुआ करूंगा कि बारिश हो। दूसरी बेटी के घर पे गया। दूसरी बेटी की शादी जो हुई थी वो किसी कुम्हार से हुई थी। कुम्हार वाली अपनी बेटी से पूछा इसने कि भाई बेटा तुम्हारा क्या हालचाल है, सब ठीक ठाक हो कि नहीं? उस बेटी ने कहा कि बाकी सब तो बढ़िया है, हमने अभी अभी बहुत सारे नए बर्तन बनाए हैं, उनको सूखने के लिए कड़ी धूप की जरूरत है, बस आप ये दुआ कीजिए कि 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ता बारिश ना हो और कड़ी धूप निकले। अगर बारिश हो गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा तो भाई सारे बर्तन टूट जाएंगे, सूखेंगे ही नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अब वो किसान क्या करे? तो ऐसी ही परिस्थितियां कई बार सरकारों के सामने भी होती हैं कि नागरिकों का एक समूह कुछ चाहता है, नागरिकों का दूसरा समूह कुछ और चाहता है। ऐसी परिस्थितियां आपको सरकारों के सामने अक्सर देखने को मिलेंगी। भाई ऐसा होता है कि नहीं होता? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि बड़े बड़े बांध बनने की जो प्रक्रिया होती है, क्या होता रहता है बार बार?
तो बड़े बड़े बांध बनाने की बात जो होती है, तो भाई कुछ लोग कहते हैं कि बड़े बड़े बांध बनेंगे तो बिजली आएगी। भाई बिजली आएगी तो लोगों को जो है काम धंधे में फायदा होगा, सस्ती बिजली आएगी, लोगों का जीवन सुधरेगा। लेकिन जो लोग उस बांध के कारण जो तालाब बनेगा, जो झील बनेगी, जो लोग उस इलाके में रहते हैं वो कहते हैं कि जी हमारा तो घर टूट जाएगा, हमको तो हटना पड़ेगा अपनी जगह से। तो बात समझ रहे हो कि नहीं? तो आप दोनों में से कौन से वर्ग का सोचो। तो विकास की अवधारणा कई बार विरोधाभासी भी हो सकती है। यह सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, लेकिन मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि आपको इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किए बच्चे मिल जाएंगे जो इस अवधारणा को ठीक से लिख के नहीं आ पाते। मेरे स्टूडेंट्स रहे इकोनॉमिक्स के मास्टर्स किए हुए बच्चे जो इस अवधारणा में बड़े जटिल हो जाते हैं, एक बिल्कुल रिजिड सोच हो जाती है। कई बार क्या होता है, जो लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं उनकी सोच बड़ी रिजिड हो जाती है कई बार, कि यही सही तरीका है कि सरकार को बांध बनाने चाहिए, बात खत्म, या बांध बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए, बहुत बेकार चीज है। अरे भाई दोनों पक्ष का सोचना पड़ता है ना। तो ये दोनों पक्ष को सोचना एक बहुत बड़ी खूबी है जो यूपीएससी की तैयारी में आपको आनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है, विकास का अर्थ सबके लिए अलग है, कई बार विकास का अर्थ दो पक्षों के लिए विरोधाभासी भी हो सकता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? विरोधाभासी होना भी संभव है कि एक पक्ष का विकास दूसरे पक्ष के लिए नुकसानदायक हो जाए, यह भी संभव है। इस बात की भी संभावना होती है, इसको भी आपको लेकर चलना पड़ता है। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। किसान वाली कहानी याद रखना जो आपको मैंने सुनाई, सिंपल सी, ठीक है। तो यह एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है कि जो आपको मैंने बताया कि एक का विकास दूसरे के लिए विनाश हो सकता है, तो भाई इसका भी आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर है? इसको आपको समझना है। अब इसके अलावा जो है विकास जो है वो केवल आर्थिक नहीं होता, विकास का एक सामाजिक पक्ष भी होता है। यह बात स्पष्ट है, यह आपको मैं पहले बता चुका। मतलब आप ऐसा सोच के देखो कि आपको कहीं से बहुत सारा पैसा दे दिया जाए, आपको 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि अब आप सारी जिंदगी अकेले रहोगे, किसी से कोई बातचीत नहीं करोगे सारा जीवन, जो चीजें चाहिए मिलेंगी आपको, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छे कपड़े, सुविधाएं सब मिलेंगी, लेकिन आपका कोई मित्र नहीं होगा, आपका कोई परिवार नहीं होगा, एक द्वीप पे आप अकेले रहोगे, सारी सुविधाएं, पूरा आपके धन धान्य से भरा हुआ आपके लिए महल बना के छोड़ दिया जाए। खुश रहोगे वहां पे? लगता है ऐसा आपको? रह पाओगे या नहीं रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। अगर बेटा ऐसे ही खुशी मिल जाती लोगों को, यही विकास लोगों के लिए संतोषजनक होता, तो इतने धनवान लोगों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं होती, धनवान लोग आत्महत्या नहीं कर रहे होते। बात सही है कि नहीं है? तो विकास जो है, विकास निश्चित तौर पर, इस बात को समझिए, विकास क्या है? आय क्या? एक तो लॉजिकल ये है कि विकास का मतलब आय तो है, मतलब कोई भी अगर ये कहे कि गरीबी, एक जो आजकल एक आइडियलिस्टिक विचार है कि सिर्फ पैसे से सब कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। पैसा बहुत जरूरी है जीवन में, मैं मतलब ये बात सही है, इकोनॉमिक्स का टीचर हूं यार मैं, पैसे की तो मैं अवमूल्यन नहीं कर सकता। देखो जीवन में पैसा बहुत जरूरी है, मतलब ये बात सही है कि आपको ऐसा कोई अंबानी बनने की हसरत ना भी हो तो भी इतना पैसा होना बहुत आवश्यक है जिसमें आप अपने और अपने परिवार का लालन पालन ठीक से कर पाएं, थोड़ा बहुत आपके पास एक्स्ट्रा पैसा भी हो, कभी कभी आप थोड़ी लग्जरी भी कर पाएं, कभी कभी आप थोड़ा सा अपने ऊपर अतिरिक्त खर्चा भी कर पाएं, अच्छा जो है जिसको हम कहते हैं ना थोड़ी ऐश कर पाएं, तो इतना पैसा होना जरूरी है, ये बात सही है। तो इसीलिए हर वर्ग चाहता है कि मेरी आय बढ़े, यह विकास का एक सामान्य मानदंड है, हर कोई ये मान के चलता है। लेकिन केवल आय का मानदंड काफी नहीं है, यह बात बिल्कुल सही है। तो आय जो है, आय का बढ़ना, यह विकास का एक ऑब्वियसली एक पैरामीटर है। आय में वृद्धि, आय में वृद्धि विकास का एक भाग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यह अकेला मानदंड नहीं हो सकता, इसमें भी एक बात एकदम क्लियर है, अकेला मानदंड यह नहीं हो सकता। विकास के सामाजिक प्रारूप भी हैं, विकास के सामाजिक प्रारूप भी हैं। देखिए तो कई बार क्या होता है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि विकास में समानता भी आती है, कि आप किसी व्यक्ति से समानता का व्यवहार करें, आप उसका सामाजिक तौर पर बहिष्कार ना करें, उसका सामाजिक तौर पर उपेक्षा ना करें। जैसे मुझे अभी भी याद है बिहार में जब जीतन राम मांझी साहब मुख्यमंत्री बने थे, भाई मुख्यमंत्री बन गए, विकास हो गया, बहुत सही बात है। उसके बाद भी जब जीतन राम मांझी एक मंदिर में गए, क्योंकि वो एक दलित वर्ग से आते थे, तो उनके जाने के बाद उस मंदिर को लोगों ने गंगा जल से धोया।
तो कई बार हमको लगता है ना कि यार अब तो ये क्या, तो मुख्यमंत्री बन गए, इनका तो हो गया विकास। पर क्या ये विकास है? क्या उनको मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बराबर का दर्जा दिया गया? नहीं दिया गया। तो आप समझ रहे हैं, तो समानता का व्यवहार, परस्पर आदर, सामाजिक शांति, यह सब विकास का हिस्सा है या नहीं है? कि आपके पास पैसे हैं लेकिन आपकी लगातार रोजाना बेइज्जती की जा रही है, आपका अपमान किया जा रहा है, आप खुश रह सकते हो? इसको आप विकास की स्थिति मानोगे? नहीं मानोगे, है ना। आपके वर्ग को, आपके लिंग को, आपके क्या कहते हैं, आपकी जाति को, आपके धर्म को निरंतर प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा है। क्या आप इसको विकास की दशा? आपके पास पैसे हैं, आय आपकी बढ़ गई है। तो कई बार होता है कि नहीं होता है कि कभी कॉर्पोरेट कंपनियों में लोग बड़े बड़े पदों पे होते हैं लेकिन वहां पर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है महिलाओं का। महिला है भाई, बहुत बड़े पद पर है, बहुत पैसे कमा रही है, लेकिन बॉस प्रताड़ित कर रहा है। क्या यह विकास है? क्या इसको आप विकास मान सकते हो? इसको आप विकास नहीं मान सकते। तो विकास का एक सामाजिक प्रारूप, एक सामाजिक पक्ष भी अपने आप में जरूरी है, जिसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? सुरक्षा, जिसमें क्या क्या चीजें शामिल है? शांति, जिसमें क्या चीजें शामिल है? समानता, जिसमें क्या चीजें शामिल है? सम्मान, जिसमें क्या शामिल है? स्वतंत्रता। ये सारी चीजें भी शामिल हैं। तो ये सब मिलजुल कर ही विकास बनता है। केवल आय में वृद्धि जो है, यह विकास का अकेला मानदंड नहीं हो सकता। हां, आय में वृद्धि भी एक मानदंड है और एक जरूरी मानदंड है। मैं यह भी मानता हूं कि आप अगर सम्मान, स्वतंत्रता, सुरक्षा, शांति दे दो पर आय में वृद्धि ना करो, यह भी सही तरह का विकास नहीं है। आय में वृद्धि भी विकास का एक हिस्सा है। यह बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन यह आगे तक काम आएगा। जब तक आप एकदम एडवांस लेवल यूपीएससी की इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, तब तक यह सारे लॉजिक यूज करूंगा मैं। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए इन लॉजिक्स को अभी समझा रहा हूं विस्तार से, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। यह बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब इसमें क्या है, आय जो है, आय को तो आप आसानी से नाप सकते हो भाई। आय को देखिए, कई बार विकास को आय में तोलने का एक बड़ा कारण यह भी है कि आय को नापना सरल है भाई। अब आप कहोगे सर, अगर इतनी सारी चीजें हैं तो हम अक्सर विकास को आय के साथ ही क्यों जोड़ के रखते हैं? उसका एक कारण है भाई, आप आमतौर पे वही करोगे ना जिसका मापन सरल हो। यह आपको आगे, जब मैं आप इसी कोर्स में आगे आपको पढ़ाऊंगा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह है, तो वहां आपको सिखाऊंगा विकास को नापने के तरीके। तो यार, आय नापना बहुत आसान काम है कि यार आय तो एक नंबर है, उसको आप नाप सकते हो। सुरक्षा और सम्मान को नाप सकते हो क्या? कि किसी वर्ग को कितना सम्मान मिल रहा है, कोई वर्ग कितना सुरक्षित है, क्या किसी वर्ग से समानता का आचरण हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, इसको नाप सकते हो क्या? तो यह एक बड़ा कारण है। इस कारण से अक्सर विकास में आय को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि आय को बेटा नापना सबसे आसान है। आय तो नंबर है ना यार भाई। कितने पैसे कमाते हो आप? 10,000 कमाते हो, 20,000 कमाते हो, 50,000 कमाते हो, 10 लाख कमाते हो, यही नंबर है भाई। लॉजिकल सी बात है, नंबर नापना आसान होता है। खुश हो कि नहीं हो, समानता का आचरण हो रहा है कि नहीं हो रहा, सुरक्षित महसूस करते हो कि नहीं करते, ये चीजें चिंताजनक हैं। मतलब इनको नापना बड़ा मुश्किल है। बात समझ रहे हो कि नहीं? सामाजिक पक्ष को नापना जो है वो बड़ा जटिल है ना। सामाजिक मापन जो है, सामाजिक पक्ष का मापन जो है वो कठिन है। ये बातें क्लियर है? इसलिए आय को आमतौर पे हम प्राथमिकता दे देते हैं। हमारी विकास की सारी चर्चाओं में हम ये मान लेते हैं कि आय जो है वो मतलब एक मुश्किल चीज है। तब भी हम अक्सर क्या करते हैं, तब भी हम अक्सर ये मानते हैं कि आय जो है, आमतौर पर सभी लोग का आय का विचार जो होता है, हम सभी क्या करते हैं, एक मिक्स्ड सा, मिला जुला सा विचार हम लेकर चलते हैं कि इनकम भी हो थोड़ी और थोड़ा जीवन में खुशियां भी हो। ऐसा है कि नहीं है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूं कि जब मैं एक बार, आज से कुछ वर्ष पहले की बात है, मेरे को एक कंपनी से नौकरी का ऑफर आया और उस समय मैं जितने पैसे कमाता था उससे तकरीबन 70% ज्यादा, 60-70% ज्यादा पैसे वो लोग ऑफर कर रहे थे। तो यार मतलब 60% के आसपास हम पैसे बढ़ा रहे थे, अच्छे खासे पैसे बढ़ रहे थे। लेकिन जब मैंने उस कंपनी के फाउंडर से बातचीत की, मैं उस कंपनी के फाउंडर से जाके मिला, मैं बैंगलोर गया और मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब हालांकि ऐसा पैसे पे डायरेक्टली बात नहीं हुई, लेकिन उनके बजट से देख के लग रहा था कि 60% के हाइक के आसपास हाइक मेरे को वहां पे बहुत आराम से वो दे देते।
लेकिन मैं उस कंपनी के फाउंडर से जाके मिला, फिर मैंने उस कंपनी में जो कुछ लोग काम कर चुके थे उनसे बातचीत करी, और मैंने ये पाया कि यार अगर मैं उस कंपनी में चला गया तो भैया सारा दिन रात, सैटरडे संडे, होली दिवाली कुछ नहीं है, घर परिवार भूल जाओ, आपको पूरे समय सिर्फ काम ही करते रहना पड़ेगा। ऐसी उस कंपनी की कार्य संस्कृति है। ठीक है, अब लोग वहां काम करते हैं, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मेरा अपना व्यक्तिगत काम करने का तरीका यह है कि मैं संतुलित तरीके से काम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं काम करूं, अच्छे से काम करूं, अच्छे से पढ़ाऊं, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए मुझे रिसर्च करनी होती है, मेरे को रिसर्च के लिए भी टाइम चाहिए। मैं उस तरह का टीचर नहीं हूं कि दिन में सारा दिन पढ़ाता ही रहूं, मुझे पढ़ना भी होता है। मैं बहुत सारी चीजें पढ़ता हूं ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं। इसके अलावा मुझे अपने परिवार के साथ समय गुजारना अच्छा लगता है, मुझे अपने दोस्तों के साथ समय गुजारना अच्छा लगता है, मेरे को फिल्में देखना अच्छा लगता है, वेब सीरीज देखना अच्छा लगता है, उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं ये सारी चीजें मैं करूं, तो मैं थोड़े कम पैसे में काम करने को तैयार था अगर मुझे सारी सुविधाएं मिल जाएं, और मैंने वो काम नहीं लिया। बात समझ रहे हैं? तो मैंने क्या किया, एक चयन किया। मैंने अपने चयन में क्या चुना कि थोड़ी कम आए लेकिन थोड़ी बेहतर सामाजिक पक्ष। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब जैसे कई बार होता है, आप में से भी कई लोग, भाई नौकरियां लगती हैं लोगों की, नौकरी लग गई एकदम कहीं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में। भाई जो मैं पहाड़ी व्यक्ति तो नहीं हूं, तो जो व्यक्ति पहाड़ का नहीं है उसके लिए पहाड़ पे रहना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो कई बार लोग फिर ऐसी पोस्टिंग्स के लिए मना कर देते हैं कि मेरे को नहीं जाना। अरे बात सही है, कई बार लोग कहते हैं हमको नहीं जाना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम कम पैसे वाली नौकरी कर लेंगे। तो लोग कई बार इस तरह का चयन भी करते हैं। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, विकास के लिए एक मिला जुला एक पैरामीटर बनाते हैं। तो आमतौर पर क्या होता है, एक मिश्रित व्यवस्था लोग बनाते हैं जिसमें आप ये मान सकते हो कि भाई कुछ हिस्सा आप ये मान लो आय का है और कुछ हिस्सा सामाजिक है। इस तरह से लोग आमतौर पे विकास का मापन करते हैं कि भैया ये हमारी विकास की अवधारणा है। एकदम सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका इसका यही है, क्योंकि दोनों में से कोई भी तरीका कंप्लीट नहीं है, दोनों में से कोई भी तरीका जो है अपने आप में पूरी तरह से सही नहीं है। यह बात क्लियर है? अब सवाल आता है कि राष्ट्रीय विकास क्या होता है। भाई ये तो हो गया विकास, ये तो हो गया विकास की वो परिभाषा, वो बातचीत जो आप किसी इंडिविजुअल के, किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोच रहे हो। देश का विकास कैसे नापोगे कि ये देश जो है इसका विकास हुआ कि नहीं हुआ? देश के विकास को कैसे नापोगे? देखिए, जैसे आपको मैंने बताया, लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं, तो राष्ट्रीय विकास के बारे में भी लोग अलग अलग चीजें सोचते होंगे, और ये बात बिल्कुल सही है। तो भारत के विकास के बारे में आप क्या सोचते हैं? भारत के विकास, अगर भारत विकसित है या नहीं, अगर आपसे पूछा जाए, या भारत को विकास करने के लिए क्या क्या चीजें और चाहिए, इसको लेकर भी आपके विचार अलग होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये आपने अलग अलग उत्तर दिए होंगे, ये बात सही है। तो अब पॉइंट ये है कि इसमें से देश के विकास के लिए सही मार्ग कैसे चुना जाए। भाई कई बार विकास की सबकी परिभाषाएं अलग हैं, विकास की परिभाषाएं और अवधारणाएं विरोधाभासी भी हो सकती हैं कि तुम्हारी जो सोच है उससे मेरी एकदम ही अलग सोच है। तो ऐसे में देश का विकास कैसे हो, कैसे नापा जाए, इसकी सही तकनीक क्या है, इसका सही तरीका क्या है, यह सोचना, यह विचारना एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ी चिंता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए इस चित्र को देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है, पास में झुग्गियां बनी है। बॉम्बे में आप कहीं भी चले जाओ, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, आप में से कभी कोई वायुयान से अगर कभी मुंबई आए, तो जब मुंबई लैंड होने वाला हो, मुंबई आपका प्लेन अगर लैंड होने वाला हो, तो एक बार अगर आपकी विंडो सीट है तो उससे बाहर झांकिएगा, आपको यही दिखाई देगा, थोड़े से टावर और फिर नीली छत वाली जो है आपको झुग्गियों का बड़ा विस्तार। तो क्या यह एक सही प्रकार का विकास है? क्या यह विकास माना जा सकता है? हां, माना जा सकता है, लेकिन क्या यह विकास समावेशी है? क्या यह सबको साथ लेकर चल रहा है? शायद नहीं। दूसरा एग्जाम्पल ये देते हैं, एक जहाज ने क्या किया, 500 टन तरल जहरीले अवशेष को एक शहर के खुले कूड़े घर के आसपास के समुद्र में डाल दिया। यह जो है कहां हुआ? अफ्रीका के आइवरी कोस्ट शहर के आबिदजान शहर में हुआ। तो इससे खतरनाक धुआं निकला, जिससे लोग बीमार हो गए, जी मितलाना, चमड़ी पर ददूरे पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना। 1 महीने बाद 7 लोग मारे गए, 20 लोग अस्पताल में भर्ती हुए और 26,000 लोगों का इलाज हुआ। ठीक है, अब एक बड़ी कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को यह फेंकने का ठेका दिया था। तो यार अब उस कंपनी ने कुछ आर्थिक काम किया होगा, क्या इसको विकास माना जा सकता है?
कि भाई आपका आय बढ़ा, वहां के लोगों को शायद कुछ पैसे मिले, लेकिन उनके पर्यावरण पर, स्वास्थ्य पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा, तो क्या इसको विकास माना जा सकता है? तो विकास जो है, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि भाई इसको, इसके लॉजिक को हमको जानने की आवश्यकता है कि विकास को नापें कैसे। खास तौर पर अगर आपको देश के स्तर पे नापना है। व्यक्तिगत तौर पे आपके मेरे विचार अलग हो सकते हैं, आपके और मेरे जो विचारों में फर्क हो सकता है विकास के, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हम कैसे नापें? अब जैसे क्लास के अंदर भी यहां पे दिया है एग्जाम्पल कि हर बच्चा अलग तरह का होता है। कोई बच्चा सबसे लंबा है, कोई बच्चा सबसे भारी है, कोई बच्चा सबसे बुद्धिमान है गणित में, किसी बच्चे की अंग्रेजी सबसे अच्छी है, कोई बच्चा सबसे मिलनसार है। कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीजें एक ही बच्चे में हो। इनमें से कौन सा बच्चा सबसे विकसित बच्चा है, यह तय करना तो बड़ा मुश्किल काम है। सब में अलग अलग खूबियां हैं, सबकी अलग अलग खासियतें हैं, बात सही है कि नहीं है? तो कौन सा बच्चा सबसे विकसित है, यह बात जानना बहुत मुश्किल है। तो आमतौर पे आप क्या करते हो, कोई एकाध खूबी चुनते हो कि भाई आप कहते हो, आप ये नहीं कहते कि सबसे विकसित बच्चा कौन है, आप कहते हो कि किसके नंबर सबसे ज्यादा आए, सबसे बुद्धिमान बच्चा कौन है, उसके लिए आप अंक देख लेते हो। या फिर सबसे ज्यादा फिट बच्चा कौन है, उसके लिए आप देखते हो कि भाई कौन तेज भाग सकता है, किसका जो है शरीर की बनावट सबसे स्वस्थ है, आप ऐसा सोच सकते हो। तो आमतौर पर आप एकाध चीज को बोलकर उसकी तुलना करते हो, ठीक है? तो राष्ट्रीय विकास के लिए एक सिंपल सी तुलना जो है उसको आप करते हो, जो तुलना होती है प्रति व्यक्ति आय की तुलना, ठीक है? एक तुलना जो बहुत ऑब्वियस होती है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई राष्ट्रीय विकास के लिए, क्योंकि आपको भाई सरलता से मापने वाली चीजें चाहिए, तो राष्ट्रीय विकास में एक कॉन्सेप्ट होता है आय की तुलना का, आय का, ठीक है? आय का कॉन्सेप्ट होता है। और जब आप अलग अलग देशों की बातें करते हो तो आप अलग अलग देशों के आय की तुलना करते हो कि भैया किस देश में आय कितनी है, उसके आधार पे आप देशों की तुलना करते हो और देखते हो कि वो देश जो है वो विकसित है या विकासशील है, वो कैसा देश है, ठीक है? ये बात क्लियर है। अब बाकी बहुत सारे देशों में तुलना करने के लिए आप क्या करते हो, देशों की औसत आय निकालते हो। औसत तो पता है ना आपको, औसत का मतलब क्या होता है? आय कैसे निकालते हो आप? औसत आय से। औसत आय का क्या मतलब होता है? कुल आय डिवाइडेड बाय कुल व्यक्ति। यह आपकी होती है औसत आय, ठीक है? यह आप औसत आय निकालते हो कि भाई आपके देश में कुल लोग कितने हैं और उससे आप डिवाइड करते हो, तो कुल आय डिवाइडेड बाय कुल व्यक्ति जो है, इसको आप औसत आय बोलते हो, प्रति व्यक्ति आय भी बोलते हो। और वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए क्या किया है, 2019 का आंकड़ा है कि जो देश $49,300, ये पैरामीटर आप चेक करते रहिएगा, हर साल बदल सकते हैं, तो वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है कि जो देश जो हैं $49,300 प्रति वर्ष से अधिक, जहां पर लोगों की प्रति व्यक्ति औसत आय है, वो देश विकसित हैं। और जहां पर $2,500 से कम है लोगों की प्रति वर्ष आय, इससे कम है, वो देश, दो देश जो हैं वो क्या हैं? वो अल्प विकसित देश हैं, या फिर क्या नाम दिया गया है उनको, वो देश कैसे हैं? वो निम्न आय वाले देश हैं। इसको भी विकसित की बजाय उच्च आय और निम्न आय बोलते हैं। ये एक सही चीज मैंने यहां नहीं लिखी, मैं दोबारा लिख देता हूं। हां जी, दोबारा, ये इससे जो अधिक आय वाले हैं इनको हम क्या कहते हैं? उच्च आय, हाई इनकम वाले देश। और इससे कम वाले देशों को हम क्या कहते हैं? निम्न आय वाले देश, ठीक है भाई? तो आय के आधार पे सिंपल सा सेग्रीगेशन किया गया है, $49,300 प्रति वर्ष और $2,500 प्रति वर्ष से, इनसे उससे ऊपर और इससे कम। भारत जो है वो मध्यम आय में आता है। अगर मैं आपसे भारत की बात करूं तो इस किताब के हिसाब से भारत की जो आय है वो $6,700 के आसपास है। और भारत कहां आता है? मध्यम आय वर्ग में आता है। भारत एक मध्यम आय वाला देश है, ठीक है? ओ चलिए, काफी समय हो गया, तो भाई आज यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि आधे ही घंटे का लेक्चर हमको ये वाला रखना होता है, तो आज यहीं पर रुकते हैं। आगे जो है यहां से शुरू करेंगे, जहां पे हम औसत आय की आलोचना करना शुरू करेंगे। यहां से हम शुरू करेंगे अगली क्लास में। और मैं आशा करता हूं विकास की जो संकल्पना है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, ये आपको कुछ हद तक समझ में आई होगी, ठीक है?
ठीक है। चलिए जाते जाते आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि भाई हमारा लॉन्ग टर्म बैच जो है वो अभी अभी शुरू हुआ है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, एकदम बिगिनर हैं, तो आपके लिए बहुत शानदार मौका है। पहले साल आपको बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे और उसके बाद जो है आपको हार्डकोर तैयारी जो है यूपीएससी की कराई जाएगी, ताकि उसको आप बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाएं। और प्रतिज्ञा वाले बैचेस की सारी शर्तें इसमें लागू होंगी, यानी कि अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ जो है फ्री होगा और आपको बार बार इसमें तैयारी का अवसर मिलेगा। तो भाई आप आज ही एजे लाइफ कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए। अगर आप 2025 में ही एग्जाम देने वाले हैं तो याद रखिए कि अमृत उपाध्याय सर के साथ हमारा P2I प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है वो शुरू होने वाला है 10 तारीख से। आप उससे जुड़ सकते हैं एजे लाइव कोड लगाकर, बिल्कुल देर मत कीजिए। इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।